हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे सेट 7 का सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको सेट 7 का मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और बाकी जो भी सेट थे उनका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि आपको एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा कराया गया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धामिक। ठीक है फ्रेंड्स, धामिक स्तूप का निर्माण जो कि सारनाथ में अशोक के द्वारा कराया गया था और ये कौन थे? तो एक मौर्य राजा थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर यहाँ पे बात करें कि धौली जो शांति स्तूप है ये कहाँ पे पड़ता है, ये फ्रेंड्स उड़ीसा में भुवनेश्वर के करीब पड़ता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट ये दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु संयंत्र और राज्य के साथ मैच करते हुए कौन सा मिलान गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काकड़ा पारा जो यहाँ पे कर्नाटक के साथ मैच किया गया, ये गलत है क्योंकि काकड़ा पारा गुजरात में पड़ता है, याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा कथन जो यहाँ पे सही है। तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, देखिए गुप्त वंश का संस्थापक तो था श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब बात कही जाती है तो वहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम को मारा जाता है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि श्रीगुप्त को आदिराज से भी संबोधित किया गया है और इसने महाराज की उपाधि भी धारण की है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो कि ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को फ्रेंड्स आदिराज के नाम से संबोधित किया गया और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दो ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराज की उपाधि भी धारण की थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी से में किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, 319 से 320 ईस्वी में किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन फर्स्ट गलत था। इस वजह से हम कहेंगे कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद जो गौरी था ये ससबनी वंश का था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? वह स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो उसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बजट में कमी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। आपको पता होगा लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक का संयोजन होता है और ये जिसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यूटिलिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि लाइकेन जो होता है फ्रेंड्स ये वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने डेफिनेटली टिक कर लिया होगा। मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन कह सकते हैं कि एक लौहयुक्त प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। हीम का मतलब यानी कि लौहयुक्त पदार्थ, जो कि वर्णक कह सकते हैं, और ग्लोबिन का मतलब होता है एक प्रकार का प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स लॉर्ड लिनलिथगो। मैं आपको बता दूं कि क्रिप्स मिशन क्या था। तो देखिए क्रिप्स मिशन फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए, यानी कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक असफल प्रयास था, जिसका संबंध 1942 में था, जो कि फ्रेंड्स 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था 1942 में। तो उस समय अगर हम बात करें लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल क्या था? 1936 से 1943। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में ही जो कि भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो दिल्ली में किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर राजा ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आर्य समाज के संबंध में विचार करें और सही कथन को चुनें। यानी फ्रेंड्स हमें आर्य समाज के बारे में यहाँ पे जो भी कथन दी गई है 1, 2, 3 उसको पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या दिया गया कि आर्य समाज एक हिंदू समाज सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की गई थी। बिल्कुल करेक्ट, इनकी प्रेरणा से की गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, किसकी? जो कि प्रेरणा से, स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से 1875 में बम्बई में की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो लाहौर में बनाया गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी फर्स्ट पॉइंट भी करेक्ट है, सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोधक है। ये पॉइंट भी करेक्ट है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सभी 1, 2, 3 बिल्कुल राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्कला, चौरा, चकंड और नटिका राज्य में, यानी फ्रेंड्स नटिका, ये चारों जो है वो किस राज्य में एक समुद्र तट है? वर्कला, चौरा, चकंड और नटिका ये किस राज्य में समुद्री तट है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में एक समुद्री तट है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने कि भारत में डाक टिकट जो स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे मैंने पैटर्न दिया था आपको पेड सेट में, सेम टू सेम पैटर्न आपका एग्जाम्स का लेवल भी होगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप हमारे सारे सेट को फॉलो करते रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम्स में बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एग्जाम्स में बैठे हो। ठीक है, इतने सारे आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करा दिया है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एग्जाम्स में बैठे हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस का लेवल भी सेम टू सेम ही रहेगा। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल अधिकार कह सकते हैं या फिर मौलिक अधिकार कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए निलंबित करने का अधिकार किसे रहता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसे, तो राष्ट्रपति को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकारों का उल्लंघन 2 प्रकार से होता है, ध्यान रखेंगे। पहला जो होता है वो आर्टिकल 358 के अनुसार, जब युद्ध अथवा फ्रेंड्स बाह्य आक्रमण के कारण भारत या फिर भारत के किसी क्षेत्र में आपातकाल प्रभावी हो जाता है, तो उस समय जो आर्टिकल 19 होता है, यानी फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 जो होता है वो स्वतः क्या होता है, उसमें जितने भी मौलिक अधिकार थे वो स्वतः निलंबित हो जाता है। ये तो हो गया पहला। सेकंड बात करें तो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आपातकाल के समय 20 और 21 जो अनुच्छेद है उसको छोड़ करके अन्य किसी भी मूल अधिकार को परिवर्तन है उसको फ्रेंड्स निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिकारों का निलंबन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित जल मरुमध्यों में से किस एक से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? यानी फ्रेंड्स निम्नलिखित जल मरुमध्यों में से किस एक की निकली गई जो सुरंग होती है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोवर जलड मरुमध्य। ठीक है फ्रेंड्स, डोवर जलड मरुमध्य। अगर बात करें इससे बारे में कुछ और पॉइंट्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये एक प्रकार का रेल सुरंग है और इसकी कुल लंबाई जो होती है वो 50.45 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे 50.45 किलोमीटर। ठीक है, और इसके जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो 6 मई 1994 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नीति आयोग की 2005 में योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापना जो है वो की गई थी। तो आपको बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यानी फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको ये पता होगा तो डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए
आपको पता है फ्रेंड्स, नीति आयोग जो था वो योजना आयोग के स्थान पर आएगा था। तो योजना आयोग जो क्या था, एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय था, यानी कह सकते हैं कि नीति आयोग भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय। तो ये पॉइंट तो गलत है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि नीति आयोग को सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर स्थापित किया गया था। ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल और केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की साझेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन की प्रदान की थी? बताइए फ्रेंड्स कि सुजाउद्दीन को प्रदान किसने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह, ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या करें कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम जो ग्रामीण अधिकारी था वो कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी जो थे, ग्रामीण अधिकारी, वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी, ठीक है। आगे देखिए, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदर अली। 1755 ईस्वी में फ्रेंड्स फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल, यहाँ पे डिंडीगुल की बात आई तो याद रखिएगा डिंडीगुल कहाँ पे पड़ता है। ये फ्रेंड्स तमिलनाडु में एक ज़िला है डिंडीगुल, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जो कि हैदर अली ने की थी, कितने में? मैंने आपको बताया 1755 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि सती प्रथा का जो कि प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में प्राप्त भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से हुआ। एरड़ नामक ऐतिहासिक जो स्थान है वो किस राज्य में पड़ता है, कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी आपको ये सभी को मिलान करना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे इब्न बतूता आपको पता है ये किसके दरबार में रहता था? तो ये आया हुआ था फ्रेंड्स जो कि हम कह सकते थे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT। सी का यहाँ पे डी के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है? तो सी का 4 के साथ देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा होगा, एक तो यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का 3 के साथ होना चाहिए, तो फर्स्ट का 3 यहाँ पे मिल रहा है जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये कट गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जियाउद्दीन जो बर्नी था वो किसके शासनकाल में रह सकता था? कह सकते थे फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम FST कहते हैं, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पे देखिए वी का फर्स्ट काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि दांडी यात्रा की जो स्टार्टिंग की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो कब की गई थी, किस डेट को की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को वो जो कि अपनी यात्रा को कंप्लीट किए थे वहाँ पर पहुँच कर दांडी में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी, यह प्राचीन काल में खालिस्तान राज्य की राजधानी थी। तो बताइए कि भीनमाल जो है वो फ्रेंड्स किस राज्य की ये प्राचीनतम राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीनमाल जो है वो गुजरात का प्राचीनतम राजधानी हुआ करता था, ऑप्शन नंबर डी भीनमाल, ठीक है। हर्ष एवं चालुक्य शासक खालिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष का पराजय हुआ, एहोल प्रशस्ति एवं हिंसांग के विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। बताइए हर्ष और किस चालुक्य शासक के बीच युद्ध हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष का पराजय हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में बीती आपात का संबंध अनुच्छेद 280 से। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बीती आपात के बारे में और यहाँ पे लिखा गया 280। तो बीती आपात 360 के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के जो कि फ्रेंड्स आपात की बात की गई है। पहला 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत बीतीय आपात। 280 जो होता है वो वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा 280 अनुच्छेद के तहत, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष पे राष्ट्रपति जी जो होते हैं
वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो गलत है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तक तो वित्तीय आपात कभी लगा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रथम बार 2 माह तक लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल और केवल 2 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 73वां संविधान संशोधन कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 जो सीट होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। दिल्ली सल्तनत में कौन कुरान ख्वाह के नाम से जब प्रसिद्ध था? कुरान ख्वाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होता है वो कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क के आधार में, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे जो कि मस्तिष्क में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा 0.6 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं और शेर खान के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पराजय जो कि हुआ था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो एक एक करके पढ़िए और इसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी जाती है? आर्टिकल जो कि 72 के तहत ये बात कही है कि राष्ट्रपति किसी विशेष मामले में अपराधी को क्षमादान कर सकता है, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी भंग करता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा तो भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा जो होते हैं एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट तो करेक्ट था लेकिन सेकंड गलत है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, केवल और केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है? सीमांत लागत जो है वो किसके बराबर होती है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्पर्धा और एकाधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेज का पूर्ण रूप क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NM लोखंडे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा चुका है, अब इतना फेमस ही है कि क्या करें, हर जगह देखने को मिल ही जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनौज। थानेश्वर से कनौज इसने स्थानांतरित की थी। इसको छोटा सा तरीका से आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है ना कि कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, और ऑप्शंस में आपको दोनों मिलेगा, थानेश्वर से कनौज, कनौज से थानेश्वर। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। जो हर्षवर्धन था काफ़ी वर्षों तक शासन करने के बाद वो थक चुका था, ठीक है। थकना का मतलब थानेश्वर से लेकर के कनौज तक उसने अपनी स्थानांतरित की थी राजधानी, थानेश्वर से कनौज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपने देखा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रयोग की जाती है?
कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रो तरंग, जिसको सूक्ष्म तरंग भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा विद्युत चुंबकीय की तरंगदैर्घ्य के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है दूसरा। सबसे अधिक कौन होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वो रेडियो वेव होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कावेरी नदी के संबंध में विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था नदी और सहायक नदी के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है, यानी कि पहले में कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है कि कावेरी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु के विवाद है, जिसे कावेरी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखेंगे, कावेरी नदी का जो विवाद है वो किस पे है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ये दो राज्य हमेशा पेपर में भी देखने को मिलते रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसे दक्षिण की गंगा के रूप में संदर्भित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा, जब बात की आती है, कावेरी की बात की जाती है, तो उसमें की होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं करेक्ट है। यानी कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है, सभी कथन सही है। क्वेश्चन में पूछा गया था कथन असत्य, तो यहाँ पे कोई असत्य नहीं है, सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जाते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि संविधान में संशोधन किस तरह से नहीं किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी, बताइए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है फ्रेंड्स, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। विलियम हार्वे जो थे वो रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के पौधे में बीजाणु और भ्रूण उत्पादित होता है किंतु उनमें बीज और संवहनी उत्तक नहीं होते हैं? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि कोशिका का आकार खाली स्थान में नापा जाता है या फिर मापा जाता है? कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोन में मापते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, यानी कि भौतिक राशि और उनकी जो मात्रक है, इकाई है, उनके साथ आपको मैच करना है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक आप देख सकते हो, देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स त्वरण, सबसे पहले त्वरण दिया गया। त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन डी में। तो मैच करके देखते हैं, एक ऑफ 4 के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बल का याद रखिएगा न्यूटन होता है। कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कोई दिक्कत नहीं। और आवेग का मात्रक होता है फ्रेंड्स जो कि न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया था? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीवद्रव्य कहते हैं। अब बताइए पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया था, या फिर जीवद्रव्य जो शब्द दिया गया था, नामकरण किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेंड्स पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में सबसे पहले जो कि जीवद्रव्य नामकरण किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कथन और कारण। कथन में कह रहा है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। कारण में दिया गया कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो अब बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, देखिए खतरे का सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया था, ये तो क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स क्यों किया था, अगर इसका कारण अगर हम देखना चाहें, स्पष्टीकरण क्या कर सकता है? सेकंड, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम स्कैटरिंग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी वजह से इसका प्रयोग हम लोग जो कि लाल रंग को सिग्नल में करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों कथन सही भी हैं और आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है बताइए? मैग्नीशियम जो है फ्रेंड्स किसका मिश्र धातु है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक जो कि एक मिश्र धातु हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 47, एयर कंडीशनर को दीवारों पर ऊंची जगहों पर लगाया जाता है ताकि, बताइए। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा कि क्या होता है कि गर्म हवा जो उठ करके ऊपर जाता है और वापस एयर कंडीशनर की वजह से वो ठंडा होकर के फिर से नीचे आता है, यानी कि ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है जबकि गर्म हवा ऊपर उठती है। इसके कारण कमरा ठंडा होता रहता है और यही कारण है कि एसी को हम लोग ऊपर में लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो डेफिनेटली आपको सभी को पता होगा, जो कि फ्रेंड्स फीमर। और ये फीमर कहाँ पे पड़ता है? जांग की हड्डी होती है और फीमर को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं उरु अस्थि। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होता है, जो कि फ्रेंड्स कान की हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित तरंगों को बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में आपको सजाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि सबसे अधिक किसका होता है। डेफिनेटली आपको अगर आपको याद होगा तो कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में आपको ऑलरेडी ट्रिक भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तरंगों को बढ़ते हुए क्रम में अगर हम सजाना है तो सबसे कम होता है गामा किरण का और सबसे जो अधिक होता है वो होता है फ्रेंड्स किसका? तो जो कि रेडियो तरंग का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे अधिक रेडियो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रम में सजाना है ना, निम्नलिखित बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम रखना है सबसे पहले और सबसे जो ज़्यादा होगा उसको लास्ट में। तो 4 सबसे लास्ट में आएगा। सबसे कम किसका होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे कम गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण होना चाहिए। एक्स किरण के बाद फ्रेंड्स जो कि परावैग्निक किरण होता है। तो परावैग्निक किरण यहाँ पे मिल रहा है, चलो परावैग्निक किरण को रखते हैं। परावैग्निक किरण के बाद दृश्य प्रकाश आता है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इंफ्रारेड यानी कि औरक्त किरण। तो 2 के बाद यहाँ पे औरक्त किरण दिया गया, 2 1 हो गया। औरक्त किरण के बाद माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 में सूक्ष्म तरंगे भी दी गई है और सूक्ष्म तरंगे के बाद जो होता है वो रेडियो तरंगे आता है। तो यहाँ पे 21 14 देखिए कहाँ पे मिल रहा है? 21 34 जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। कॉर्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है? कॉर्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन जो कि एक मादा हार्मोन है, याद रखेंगे। द्रव में एक वस्तु पर उत्प्लावन बल जो लगता है, अपथ्रस्ट बल जो कहते हैं फ्रेंड्स, अपथ्रस्ट फोर्स, हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं, किसी वस्तु को अगर आप पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है? पानी के अंदर से फ्रेंड्स एक बल लगता है ऊपर की तरफ, ताकि हमें वस्तु क्या होता है कि हल्की महसूस होती है। तो क्या होता है कि पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, यानी कहने का मतलब ऊपर के दिशा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है या फिर कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है। पेनिसिलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पेनिसिलिन के संदर्भ में बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताना हमें असत्य। तो पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है, अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला जो प्रतिजैविक कवक है पेनिसिलियम नेटेटम और पेनिसिलियम जो कि क्रायोसेजिनम, ठीक है, ये दोनों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसकी खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1938 ईस्वी में। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पेनिसिलिन की सर्वप्रथम खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन 1938 में नहीं 1928 ईस्वी में की थी। तो ये कह सकते हैं कि सेकंड हमारा गलत है और हमें बताना था असत्य कौन सा। तो केवल और केवल 2 असत्य होगा, क्योंकि हमें यही बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मौद्रिक नीति का जो तैयार किया जाता है, मौद्रिक नीति जो लागू किया जाता है वो सभी के सभी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई ही मौद्रिक नीति बनाता है, खुद लागू भी करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, यानी कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति, बताइए कि चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायिक शक्तियां जो कि राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है? तो बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इन चारों में से अगर हम बात करें तो पिन घाटी नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिबलबाड़ा नेशनल पार्क, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो पड़ता है ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी 1, 3, 4 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपका एमपी में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं? स्थलीय ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध को। ठीक है फ्रेंड्स, बुध यानी कि इंग्लिश में मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरियाना खाई किस महासागर के तल में स्थित है? मेरियाना खाई कह सकते हैं, मेरियाना गर्त कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये किस महासागर के तल में स्थित है? आपको पता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जो गहराई वाला स्थान है यही है मेरियाना गर्त। ठीक है, और ये पड़ता है फ्रेंड्स जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आप पिक्चर में स्क्रीन पे देख सकते हैं कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैरियोलिस प्रभाव किसका एक परिणाम है? जो कैरियोलिस प्रभाव होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन ए और कारण आर दिया गया और इन सभी को पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला कथन में क्या कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। ये पॉइंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इसका कारण सही बताता है? आर को पढ़कर देखते हैं। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारणवश भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर में संवहनीय वर्षा होती है। ये बिल्कुल सही तरीके से इसका फॉलो कर दे रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है किस जाति के? यहाँ पे वृक्ष दिए गए, बताइए किससे प्राप्त होता है? उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए किस औषधि से प्राप्त होता है? औषधि जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राउ उल्फिया जाति से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 घास स्थल जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? 16 घास स्थल जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? यानी फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सा है कृत्रिम झील। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोडिया कनाइल। ठीक है फ्रेंड्स, कोडिया कनाइल जो झील है वो तमिलनाडु में पड़ता है और ये एक प्रकार का कृत्रिम झील है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंद्रयान 2 मिशन किस वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था? इसमें यानी कि आपको लॉन्चर का नाम बताना है, किस लॉन्चर से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी, GSLV Mk3M1, जिसको हम लोग बाहुबली भी कहते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुदूर संवेदी यानी कि रिमोट सेंसिंग का निम्न अर्थ होता है। सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है, जिसको इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूर से सूचना एकत्रित करना, जिसको हम लोग रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर कोशिका। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत मजबूत अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे पूछा रहा है कि अम्लीय विलयन जो होता है इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जो पीएच स्केल होता है फ्रेंड्स, जो कि 0 से लेकर के 14 तक डिवाइड किया गया, जिसमें बीचों बीच ये आपका होता है उदासीन, और इधर का हम बात करें तो अम्लीय, और इधर होता है जो कि क्षारीय, यानी कि 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। तो 7 से थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ा अम्लीय, जितना हम इधर जाएंगे यानी कि जितना कम होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, स्ट्रॉन्ग जो कि एसिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग 0 के शून्य जो होगा वो बहुत मजबूत अम्लीय विलयन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए,
दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों के द्वारा? दिल्ली जो सल्तनत था वो कुल कितने राजवंशों के द्वारा शासित हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स 5 राजवंशों के द्वारा। और वो 5 राजवंश आपको पता होगा कौन कौन से। तो सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है फ्रेंड्स, तुगलक वंश, खिलजी वंश, और सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, और उसके बाद सैयद, और लास्ट में जो कि लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश का जो सबसे लास्ट शासक था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और उसके बाद जो कि दिल्ली सल्तनत का खात्मा होकर के बाबर ने फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य की नींव रखी। क्लियर, ये सभी चीज़ें आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वार्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्त उत्पादन कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली। ठीक है फ्रेंड्स, अरावली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट था। ठीक है, ऊपर में हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पंचमढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अग्नेय चट्टानों के संदर्भ में विचार कीजिए। अग्नेय चट्टानों के बारे में आपको विचार करना है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन से कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो फ्रेंड्स अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ना कि अग्नेय चट्टानों में, इग्निशियस सेल में नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्धार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा ही धरातल पर जम करके ठंडा हो जाता है और वही अग्नेय सेल में परिवर्तित होता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अग्नेय सेल इसी तरह से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल और केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विली विली है, बताइए फ्रेंड्स कि विली विली क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विली विली। फ्रेंड्स एक प्रकार का ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है जो कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स बृहदांत्र। ठीक है, बृहदांत्र ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और याद रखेंगे 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो कि ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो एक सुमेलित नहीं है, यानी कि वो गलत तरीके से मैच किया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा गया जो कि एक शहर है और यहाँ पे नदी है। कौन किस शहर की नदी किनारे सही तरीके से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन बी होगा, लिस्बन जो होता है वो पुर्तगाल की राजधानी हो। ठीक है, लिस्बन। और ये जो होता है किस नदी के किनारे है, तो टंगस नदी के किनारे बसा है, ना कि टाइबर नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे जो कि ये गलत तरीके से मैच किया था, लेकिन बाकी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मालाबारी और चेंगू किसकी नस्ल है। मालाबारी और चेंगू जो है वो किसकी नस्ल है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स जो कि कह सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, यानी कि बकरी। ठीक है, मालाबारी और चेंगू बकरी की एक प्रसिद्ध नस्ल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए फ्रेंड्स कि भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है। तो टोटल आपको पता हो कि भारतीय जो सेना है इनके 7 कमान होते हैं। ठीक है, और उनमें से अगर हम बात करें पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंडी मंदिर जो कि चंडीगढ़ में। ठीक है, अगर हम बात करें जयपुर, यहाँ पे जो देख रहे हैं जयपुर राजस्थान, ये इसका कौन सा जो कि कमांड होता है, तो दक्षिण पश्चिमी कमांड होता है भारतीय सेना का। ठीक है, आर्मी का। अगर हम पुणे बात करें तो पुणे जो होता है इनका दक्षिणी कमान होता है। उसी तरह से हम बात करें कोलकाता, तो कोलकाता इनका पूर्वी कमान होता है। और उत्तरी कमान की बात करें तो वो उधमपुर होता है, याद रखिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न का मिलान करें, यानी फ्रेंड्स आपको ABCD यहाँ पे दिए गए, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है बताइए। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे जो मैच होगा, तो चलिए एक एक करके पहले मैच करके देखते हैं। सिरका आपको पता है, सिरका जो होता है फिर एसिटिक एसिड होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल यहाँ पे डी का 2 के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है, डी का 2 के साथ, चलो 3 जगह मैच कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नींबू, ठीक है, नींबू जो होता है इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि ए का 4 के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है, ए का 4 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं अंगूर। अंगूर में आपको पता है फ्रेंड्स कि जो कि टार्टरिक अम्ल होता है, यानी कि सी का 3 के साथ होना चाहिए, तो सी का 3 के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके आगे का क्वेश्चन जो कि मैथ्स का देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।